नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शारदा ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए हम और भी इनके बारे में समझाते हैं। इसके बारे में प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/2 मतलब हाफ, ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान सदैव 1 ही होगा। मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1 के बराबर या 1 से कम होगा। काल्पनिक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होती है। ऑप्शन ए है सीधा होता है, ऑप्शन बी है उल्टा होता है, ऑप्शन सी है तिरछा है होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी। ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाते हैं अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं? अब देखते हैं कि अवतल दर्पण को ही हम मतलब अभिसारी क्यों कहें। क्योंकि अब अवतल दर्पण में ये मतलब विशेषता होती है कि जब हम इससे कोई भी किरण को परावर्तित कराते हैं तो परावर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर आपस में आके केंद्रित हो जाती है। तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग का चेहरा बड़ा दिखता है, जिससे दाढ़ी बनाने में बहुत ही आसानी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अवतल दर्पण का। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि रोगी की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नाक, कान, गले के अंदर कोई भी चीज अगर घुस जाए या भी किसी भी प्रकार की
कठिनाई हो तो उसे देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जब प्रकाश डालते हैं अवतल दर्पण से केंद्रित होकर किसी एक जगह पे फोकस होता है। फोकस होने के कारण कोई भी चीज आसानी से दिख जाता है। इसलिए हम डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं किसी भी मरीजों के नाक, कान, गला आदि के अंदर कोई भी परेशानी होती है तो उसे देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर का देखिए क्या है इसका मसला। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण का काम है किसी भी सूर्य से प्रकाश आ रही है, जब आने के बाद उसको एक जगह एकत्रित करेगी किसी एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे, तो इससे ज्यादा हीट उत्पन्न होगा और हीट उत्पन्न होने के बाद खाना पकेगा। खाना पकता है या पकेगा, इसलिए इसमें सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी है f बराबर r, सी r बराबर f/2, डी f बराबर r/2। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक एक करके छांटने वाला नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर बी f बराबर r, ये कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं। ऑप्शन सी के तरफ जाते हैं तो ऑप्शन सी में देखते हैं कि r बराबर f/2, ये भी कभी नहीं हो सकता। डी में देखते हैं f बराबर r/2, सॉरी 2/r, जो कि ये भी असंभव है। तो इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है अक्ष, ऑप्शन बी है फोक्सांतर, ऑप्शन सी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी है वक्रता व्यास। तो गोल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोक्सांतर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोक्सांतर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फोक्सांतर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऑप्शन सी जो है अवतल दर्पण पे। तो अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो ध्रुव से बाईं ओर होता है। तो बाईं ओर चिन्ह परिपाटी में हम लोग ने पढ़ा था कि ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। तो इसको तो हटा ही देते हैं, बात हो रहा है धनात्मक का। तो देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यदि हम बनाए तो देखिए हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण ये रहा उत्तल दर्पण, और इसमें फोकस क्या होती है कि ध्रुव से दाईं ओर होती है। और हमने चिन्ह परिपाटी में यह भी पढ़ा था कि ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13,
एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत, ये काट दीजिए, आपतित होती है, इसको भी काटिए, तो परावर्तन कोण का मान होगा, यहाँ पे डिग्री छुड़ी है, डिग्री लिख दीजिएगा। ऑप्शन ए है 135 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। सबसे पहले तो एक हम समतल दर्पण बना लें, ये रहा समतल दर्पण। आपतित किरण क्या है, लंबवत है, आपतित किरण क्या है, लंबवत है। और इस पे अगर हम लंब डालेंगे तो लंब भी तो यही होगा, लंब अगर डाल दें तो लंब भी तो यही होगा इसका। और आपतित आपतन कोण कैसे बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे ही आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण कितना हो जाएगा, जब लंब आपतित किरण पे ही लंब हो गया तो आपतन कोण ऑब्वियस सी बात है कि 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री आपतन कोण जब 0 डिग्री हो गया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परावर्तन के दूसरे नियम में, परावर्तन के दूसरे नियम में हमने पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपतन कोण 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं या फिर किरण पुंज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। तो अवतल दर्पण ये है, और यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर। तो फोकस में से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर जब भी अवतल दर्पण में आएंगे तो आवर्धन जो होगा वो बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ध्यान दीजिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी है वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष की ओर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का चींटी का प्रतिबिंब क्या है, सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। प्रतिबिंब सीधा भी है और उसका बढ़ भी रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो ऑप्शन ए है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन बी है फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी है ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन डी है ध्रुव से वक्रता की ओर। इसका सही आंसर होगा फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी है इन सभी दर्पणों द्वारा।
किस दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या है, अवतल दर्पण द्वारा ही बनाया जा सकता है। समतल तो बनाएगा नहीं, यह तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो इनमें से एक ही है जो बना सकता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अवतल में ये गुण है कि ये दोनों दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते, तो वास्तविक के लिए सिर्फ अवतल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, अवतल दर्पण द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।